Okay, moving forward, project management growth. Here we are going to discuss some basic concepts of project management, its history and definitions. So in early 1940s की अगर हम बात करें तब line managers use the concept of over the fence management to manage projects. अच्छा, अब यहाँ over the fence means कि which is just for formality. I mean it is very unrealistic approach. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लोग सीरियसली तब लेते ही नहीं थे, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लाइन मैनेजर्स थे और कहने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉन्सेप्ट था. एक्चुअली ना इसकी इम्पोर्टेंस थी कोई, ना ये इम्प्लीमेंट होता था, ना इसकी कोई मैथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी तब. बट व्हेन एट द एंड ऑफ 1960s, इन द मिडल एंड लेट 1960s, काफ़ी लोगों ने सर्च करना शुरू किया अबाउट द न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स that could be quickly adapted to a changing environment. तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इंडस्ट्री को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया on the basis of task and the environment in which the task will be implementing. So वो डिवीजन कुछ ऐसा था कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें जहां आपका टास्क कॉम्प्लेक्स है, राइट. तो वहाँ उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, लेकिन तब हो जब टास्क कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है. So almost all type C and most type D industries have project management related structure, राइट. और वहाँ की वेरिएबल जो था वो था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज़ नहीं हुआ तब, बट इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हो गया. अच्छा, इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज द नेम डिस्क्राइब, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी जो होती थी प्रोजेक्ट मैनेजर की वो बहुत मिनिमाइज थी, राइट. जो अब है, अब तो प्रोजेक्ट मैनेजर का लीडिंग रोल होता है, वही रिक्वायरमेंट लेने जाता है कस्टमर के पास. बट उस दौर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ इनफॉर्मल बट समहाउ अप्लाइड. तो डिसीजन ये लेना था कि डिसीजन लेने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते थे कि अगर वो क्वेश्चंस फुलफिल हैं कि हाँ अगर सिनेरियो ऐसा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सो व्हाट वर द 5 क्वेश्चंस? दीज 5 क्वेश्चंस हेल्प determine whether formal project management is necessary or not, right. So questions क्या थे? Are the jobs complex, right? Are there dynamic environmental considerations? कहीं environment changing है तो फिर हम project management पे जाएंगे. Are the constraints right? कहीं ऐसा तो नहीं है कि restrictions बहुत ज़्यादा hard हैं, बहुत real time data चाहिए. कंस्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस. सो तब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑप्ट करेंगे. आर देयर सेवरल एक्टिविटीज़ टू बी इंटीग्रेटेड? कहीं ऐसा तो नहीं है जब मल्टीपल एक्टिविटीज़, मल्टीपल फंक्शंस किसी एक पॉइंट पे इंटीग्रेट होने, जहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी इशू है, जहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, प्लान करना है, स्केड्यूल करना है, तब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. आर देयर सेवरल फंक्शन बाउंड्रीज टू बी क्रॉस? कहीं कुछ ऐसी फंक्शनल बाउंड्रीज तो इम्पोज नहीं हुई भी, उनका चेक एंड बैलेंस तो नहीं रखना, तब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं. सो आफ्टर दिस एरा, जब इनफॉर्मल मैनेजमेंट हुई 80s तक, उसके बाद इन लेट 80s आई कैन से, और 1980s, और आई कैन से इन द अर्ली 90s, लोगों में ये शऊर आने लगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई चॉइस नहीं है जो हम किसी 5 to 6 क्वेश्चंस के फुलफिल होने पे ऑप्ट करें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ चॉइस. दे स्टार्ट रियलाइजिंग दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसिटी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि अब हमें इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना कि हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी नो हाउ फास्ट कुड इट बी डन, कितनी स्पीड से हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है. क्यों? क्योंकि लोगों को इस बात की रियलाइजेशन होने लगी, लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि जिन प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वही प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोजेक्ट्स आइदर दे आर सिंपल, बट अगर उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पोज नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, राइट. सो इस तरह बाय द टाइम
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने एम्ब्रियोनिक फेज से मूव करता हुआ अपने मेच्योरिटी फेज की तरफ आया। एम्ब्रियोनिक फेज में अर्ली 1940s में थे हम, जब लोगों ने इसकी नीड रिकॉग्नाइज करना शुरू की, उन्हें लगा कि हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के कोई बेनिफिट्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस पता चली। देन लोग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस फेज़ में मूव हो गए, जब उनको लगा कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना चाहिए, राइट। उनको लगने लगा कि ये वो की है जिससे आप, इट इज़ द वे टू चेंज वे, it can change the way of doing business, right? So after this phase, when line management acceptance desk appears, जब क्या हुआ लाइन मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस फेज में क्या होता है कि वहाँ लोगों ने ये समझना शुरू किया कि अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अथॉरिटी देनी शुरू कर दी, राइट। लाइन मैनेजर्स को मेन सपोर्ट बना दिया गया लाइन मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस फेज में। लोग एजुकेट होना शुरू हो गए। यस, इट इज़ अ वास्ट फील्ड। लोगों को लगने लगा यस कि आईटी कंपनी जो है अब ब्रेक होना शुरू हो गई है टू फील्ड्स में, जिसमें सॉफ्टवेयर क्रिएशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स हैं, राइट। तो अब लाइन मैनेजर्स को ये अलाउंस, लाइन मैनेजर्स को ये बेनिफिट मिलने लगा कि लाइन मैनेजर्स ही डेडिकेटेडली वो लोग होंगे जो रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो जब लाइन मैनेजर्स को एक्सेप्ट कर लिया, मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने ग्रोइंग फेज में आई और बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैथडोलॉजीज डेवलप हुई, इसको एक प्रोटोकॉल समझा गया। और जो एक क्रीपिंग स्कोप का कॉन्सेप्ट था, इसको ग्रोथ फेज का बेसिकली जो मेन थीम है वो ये है, वो जो एक क्रीपिंग स्कोप का कॉन्सेप्ट था, जब क्लियर ही नहीं होता था, प्रोजेक्ट के एंड तक आप पहुंच जाते थे और आपको क्लियर नहीं होता था कि आप एक्चुअली क्या बना रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। आप बिल्कुल फिल्टर हो गए अपनी चीज़ों को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेके, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ने हर चीज़ फुली डॉक्यूमेंट कर दी। वो क्लाइंट के पास जो भी क्वेश्चनिंग करता था, जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करता था, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बाद आप वो अपने डेवलपर्स तक रिक्वायरमेंट्स पहुंचाने लगे, और फिर एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ही प्रोजेक्ट डेवलप होता था। क्योंकि पहले वो एक्टिविटीज़ को प्लान करते थे और स्केड्यूल भी करते थे कि किस टाइम में कितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। एक्टिविटी डिपेंडेंसी भी चेक होने लगी। तो जब डिपेंडेंसीज चेक हुई, स्केड्यूलिंग हुई, प्लानिंग हुई, तो ऑब्वियसली आपका स्कोप भी उतना ही क्लियर हो गया, राइट। तो आपका प्रोजेक्ट एक तरीके से ट्रैक होने लगा। एंड इन द लास्ट विच इज़ द फाइनल फेज, जहाँ पे आप कहते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2003 तक मेच्योर हो गई। तो वो मेच्योरिटी फेज था कि जब आप एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने लगे, राइट। एट दिस स्टेज एन एजुकेशनल प्रोग्राम टू इन्हांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स विल बी डेवलप, राइट। स्किल्स और बढ़ना शुरू हो गई, ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज होने लगे। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट, जब आपके पास वो प्रोजेक्ट कितना सरवाइव करेगा, कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हैं कि एक तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट, दूसरा ये कि आपका प्रोजेक्ट अपना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कितना फुलफ़िल कर रहा है। जितना ज़्यादा हाईली वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा और उतना ही वो लॉन्ग टर्म होगा, उतना ही वो डिमांडेबल होगा। तो आफ्टर दिस आपके प्रोजेक्ट हाईली कम्पिटिटिव हो, उसके मार्केट में ये हो कि उसके कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट हों, वो दूसरे प्रोजेक्ट से जितना बेहतर होगा उतना ही ज़्यादा उसका सर्वाइवल होगा। देन आपकी प्रोडक्ट कोई ऑब्सोलीट प्रोडक्ट ना हो, आपकी प्रोडक्ट कोई न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट हो जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो। देन एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, आपके प्रोजेक्ट की वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे, इफ़ेक्टिवली यूज़ करे। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज जो है या तो ओवर यूटिलाइज हो रही हों या अंडर यूटिलाइज हो रही हों। ऐसा ना हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही हो, ऐसा ना हो कि उसमें इतनी कम कॉस्ट लग रही हो कि उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाए, राइट। उसकी अंडरस्टैंडिंग हाई हो, हर तरह के लोग उसको यूज़ कर सकें, ओके। अगर इन अ ग्लैंस हम समझना चाहें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पास्ट में जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनते थे वो नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन होते थे। तो वहाँ प्रोजेक्ट ज़्यादातर हार्डवेयर बेस्ड होते थे या
हमें उसके लिए इतनी प्लानिंग की ज़रूरत होती ही नहीं थी, कुछ लोग ये कहते हैं। उनका लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग होता था, उनको जल्दी वाइंड अप करना ही नहीं होता था। तो वो उस टाइम पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती थी, राइट। जब हम 90s 70s के दौर से निकले, तब हमने एक हाइब्रिड अप्रोच अडॉप्ट करी, जहाँ पे ना उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं, ना उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। हाइब्रिड अप्रोच को हम कहते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट। जब हमारे पास प्राइमरीली प्रोडक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स थे, जब हमारे पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे इम्फेसिस था, इतना लॉन्ग लाइफ साइकिल नहीं था प्रोडक्ट का, राइट, और रैपिड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो प्रोग्राम मैनेजमेंट होने लगी। देन आफ्टरवर्ड्स आज के दौर में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बेस करते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाती है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर की फील्ड इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई है कि अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल दूँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक इंडिविजुअल फील्ड को भी मज़ीद 2 फील्ड्स में ब्रेक कर दिया गया है, जिनको आप, एक तो होता है एजाइल मैनेजर और दूसरा होता है प्रोडक्ट ओनर। ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, बट इनके इसमें भी 2 टास्क में इनको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ओनर का काम क्या है। प्रोडक्ट ओनर का काम यह है कि वो आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर करे डेवलपर्स को, देन डेवलपर्स के सारे इनपुट सिंक्रोनाइज करता जाए, जितने भी डेवलपर्स के इनपुट्स होते हैं। आफ्टर दैट, जब वो डेवलपर्स के इनपुट्स को सिंक्रोनाइज करता जाए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाता जाए, तो एजाइल मैनेजर ये करता है कि जो को एग्जिस्टिंग टीम्स हैं, जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन करवानी है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करानी है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कराना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजाइल मैनेजर। बोथ आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड बिकॉज इट इज़ अ वास्ट फील्ड, इट हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है कि इसको भी स्प्लिट करके, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्प्लिट करके 2 टर्मिनोलॉजीज़ में इसको ब्रेक किया जा चुका है, जिसमें वन इज़ प्रोडक्ट ओनर एंड द अदर इज़ एजाइल मैनेजर। नाउ once a group of tasks is selected and considered to be a project, the next step is to define the kinds of project units, right. So there are 4 categories of projects. Number 1 is individual projects, number 2 is staff projects, number 3 is spatial projects, and number 4 is matrix और aggregated projects। अच्छा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एक सिंपल आइडिया को जब हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, हमारा एक बहुत स्मॉल पर्पस प्रोजेक्ट होता है, तब वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है। उस पर हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंडिविजुअल पर्सन ही उसको मैनेज भी कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, राइट। तो एक इंडिविजुअली जब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा और फंक्शनल मैनेजर भी होगा, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। अच्छा, स्टाफ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे एक सिंगल इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। यहाँ आपको ज़रूरत है कि आपके पास मल्टीपल लोग हों। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ आपको डेवलपमेंट नहीं करनी, वहाँ आपको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट चाहिए, एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो उस पर काम करे। अच्छा, moving forward, special projects. अच्छा, special projects means any public-private partnership project that government certifies as a special project, having I can say regard to degree of its utility, importance of for users and fast track delivery requirements. Special projects में आपके पास फास्ट ट्रैक डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, नाउ मैट्रिक्स और एग्रीगेट प्रोजेक्ट्स। मैट्रिक्स और एग्रीगेट प्रोजेक्ट्स ये होते हैं, इनको मैट्रिक्स कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स से आपके पास इनपुट्स आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब कोई बहुत बड़ा कोई रियल टाइम सिस्टम आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, तब आप मैट्रिक्स या एग्रीगेट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। द मैनी फेजेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, परफॉर्मेंस ग्रिड, राइट। जब आप इस ग्रिड को सेटिस्फाई करते हैं ना कि आपका काम टाइम पे भी हो रहा है, आपकी कॉस्ट भी ओके है,
आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो जब आप इस ग्रिड में उतरते हैं ना, तब आप कहते हैं यस आप सक्सेस में हैं। तो टिपिकली जो इसके की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी। अगर आपको सक्सेसफुली किसी प्रोजेक्ट को लेके चलना है या एट द एंड उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर करना है ना, तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, कोई एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ये मेथड्स हैं, मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करूँगा, इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेके चलूँगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेसेस, यूज़ ऑफ इंटरिम मैट्रिक्स। आपको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है कि इस इन प्रोसेसेस को चल के इन कंट्रोल प्रोसेसेस को मैं यूज़ करूँगा, और ये मेरे मैट्रिक्स हैं कि मुझे टाइम कितना रखना है, मेरे प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज कितनी है, उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है, राइट। क्वालिटी ऑफ इंटरिम मैट्रिक्स, क्वालिटी क्या रखनी है, उस पर आप देखें कि किन रिसोर्सेज को इन 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 शॉर्ट ये सारा जो जितनी सक्सेस आप चाहते हैं वो सब इवॉल्व करता है अराउंड द ग्रिड ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, राइट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें और भी है, वो है क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट। जितना पॉजिटिवली आपका क्लाइंट आपके साथ इन्वॉल्व होगा, जितना करेक्टली वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आप उन रिक्वायरमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा फुल फ्लेजली आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जितना आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, उतना ही आपका प्रोजेक्ट का फीडबैक अच्छा आएगा और आपका प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल होगा। सो project life cycle is कि सबसे पहले during the past few years there has been at least partial agreement about the life cycle phases of a product. So they include research and development, market introduction, growth, maturity, deterioration, death, राइट। तो मेन जो लाइफ साइकिल है वो तो यही है कि सबसे पहले आप किसी भी प्रोजेक्ट का लिटरेचर रिव्यू करते हैं, देखते हैं लोगों ने कैसे इस तरह के किसी आइडिया पे काम किया है। रिसर्च तो यही है ना। इससे पहले हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हर प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें कुछ हो ना हो, रिक्वायरमेंट हो ना हो, फिजिबिलिटी स्टडी ज़रूर होती है। जब आप ये देखते हैं कि आइदर दिस प्रोजेक्ट इज़ वर्केबल और नॉट, राइट, तो आप ये देखते हैं क्या लोगों ने इस पर काम किया, या मार्केट में इसकी डिमांड है तो कितनी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि हम इस पर डिसाइड कर सकें कि काम करें या ना करें, करें तो कैसे करें, उसके लिए लिटरेचर रिव्यू होता है। देन आप एक्चुअली उसको उसकी डेवलपमेंट करते हैं, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब मार्केट में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती है कि आपका प्रोजेक्ट की ग्रोथ का टाइम होता है, वो उसके ऑडियंस बढ़ती जाती है जो उसमें इंटरेस्टेड होती है। एक टाइम आता है वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो एक स्टेबल पॉइंट पे चलता है, आपकी कॉस्ट स्टेबल हो जाती है, कम नहीं हो रही होती। बट एट अ सर्टेन पॉइंट जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है ऑब्वियसली, तो रिक्वायरमेंट चेंज की, तो आप डिटोरिएशन फेस में आ जाते हैं, जहाँ आपका सॉफ्टवेयर या आपका प्रोजेक्ट डिटोरिएट होना शुरू होता है और एट द एंड इट वुड गो टू द फेज ऑफ डेथ। ओके ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी। अच्छा, हम काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या? अचीविंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंट और मेच्योरिटी इज़ मोर लाइकली विद अ रिपीटिव प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, राइट। आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, आप उस प्रोजेक्ट को जितना ज़्यादा एक्सीलेंट या जितना ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो इसका ताल्लुक ये होता है आप कितना ज़्यादा आइटरेशंस कर रहे हैं, उसमें कितनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। जितना एफिशिएंटली आप उसमें फिल्ट्रेशंस करेंगे, जितना ज़्यादा आइटरेशंस करेंगे, जितना आप रिपीटेडली उसको फ़िल्टर करते जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स का फीडबैक लेते जाएंगे और एफिशिएंटली रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट मॉडिफाई होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका कस्टमर हैप्पी होगा। सो तो ये जो रिपीटेड प्रोसेस है ना, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते जाते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते जाते हैं, वो ये जो रिपीटेड प्रोसेस है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी है। और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं सिर्फ मेथडोलॉजी की टर्म आपको एक्सप्लेन करूँ, तो मेथडोलॉजी इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स यूज बाय दोज हु वर्क इन अ डिसिप्लिन, राइट। किसी भी डिसिप्लिन में आप जिस तरह की प्रैक्टिसेस करें, कोई भी टेक्निक अडॉप्ट करें, प्रोसीजर अडॉप्ट करें, कुछ सेट ऑफ रूल्स हों, जैसे कि मैंने बार बार कहा, कोई प्रोटोकॉल लेके चलें अपने प्रोजेक्ट को, तो वो जो है आपकी मेथडोलॉजी बन जाती है।
ठीक है. सो अब methodology has to be rooted in something more fundamental that dictates why we choose to do things a certain way. So I'd suggest it should also include themes. As project managers, there are many different ways to deliver projects. Broadly speaking, these ways are project management models. So applying different principles, themes, frameworks, processes and standards to help provide structure to the way we deliver projects, right? हमें किस तरह से प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, क्या हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, क्या थीम्स होंगी, हमें किस फ्रेमवर्क पे काम करना है, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स हमें रखना है, ये सारी डिसीजंस किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इनिशियली ले लेती है, वो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी बन जाती है, राइट? आई होप it would be clear. So we are going to end this session for today. Thank you.